हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट ज़ीरो फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आज मैं आपके लिए जो ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेट 29वां लेके आया हूँ, जिसमें हम टोटल 347 से 372 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम टोटल क्वेश्चन 25 हैं, जिनको आपको 25 मिनट में सॉल्व करना है। और यदि आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेनी है, एक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, आपको उसमें ऐड होना है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं 7891350470। उनके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो और व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हो। और यदि इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और जो भी आपकी समस्या है वो मेरे को कमेंट ज़रूर करो, और मेरे को क्या सुधार करना चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यदि आपका जेआरएफ निकालना है या फिर कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या कॉलेज लेक्चरर बनना है, तो इन 25 क्वेश्चंस में आपका 70% प्लस का स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। 70% प्लस का तो स्कोर होना ही चाहिए यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कॉलेज लेक्चरर बनना है या जेआरएफ निकालना है। तो यदि आपका 70% प्लस से कम स्कोर होता है तो समझो आपकी तैयारी बहुत ख़राब है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन सीरीज है उसके ऊपर। यह हमारी क्वेश्चन सीरीज बिल्कुल सामने आपको दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, यहाँ पर क्या है, मैं 10-10 क्वेश्चनों के पेपर सेट बनाया था पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे प्लान थे कि मैं 10-10 क्वेश्चन सोल्व करूँगा, लेकिन अब एग्ज़ाम पास में आ गया और बहुत सारी क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने हैं, तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाने लग गया। जैसे पिछली पीडीएफ में 15 क्वेश्चन बनाया था, आज मैं 25 क्वेश्चन लेके आ गया। अब मैं रेगुलर हर पीडीएफ में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊँगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 6, महासागरों पर पार चट्टानों की आयु में समानता। जो कथन फर्स्ट है वो है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इन निम्न कारकों पर विचार करना है। फर्स्ट कारक है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। दूसरा है टी लाइट, और उसके बाद है पल्सर निक्षेप। इन कथनों पर विचार करना है कि उपयुक्त कारकों में से कौन सा महाद्वीपीय साम्यता को प्रमाणित करता है। किसको? महाद्वीपीय साम्यता को प्रमाणित करता है। ये टोटल 3 कारक हैं। इन 3 कारकों में हमें पता चलाना है कि कौन सा है जो महाद्वीपीय साम्यता को प्रमाणित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि ये जो तीनों के तीनों कारक हैं वो क्या करते हैं, महाद्वीपीय साम्यता को प्रमाणित करते हैं। अब कैसे? देखो, महाद्वीपीय साम्यता का तात्पर्य है कि विभिन्न महाद्वीपों में कुछ समान विशेषताओं का पाया जाना। उसके बाद है टी लाइट का मतलब क्या है? टी लाइट हिमानी निक्षेप से बने अवसादी चट्टान है। यह संरचना भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों में मिलते हैं। सोने के बड़े निक्षेपों को पल्सर निक्षेप कहा जाता है। जो सोने के बड़े बड़े निक्षेप मिलते हैं उनको पल्सर निक्षेप कहा जाता है। और ये जो निक्षेप हैं वो अफ्रीका की घाना तटीय क्षेत्र में और दक्षिण अमेरिका की ब्राज़ील तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद है महाद्वीपीय साम्यता महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करने में सहायक है। जो महाद्वीपीय विस्थापन है वो महाद्वीपीय साम्यता महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करने में सहायक है। जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था उसको प्रमाणित करने में सहायक कौन है? महाद्वीपीय साम्यता। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो वो पॉइंट था, स्टार्टिंग 3 पॉइंट ये थे, ये तीनों पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और आप कितने क्वेश्चन सही करते हो ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कौन सा कथन सही है? टी लाइट का निर्माण पवन अपर्दन क्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर यह बात गलत है। यहाँ पर यह बात क्या है? गलत है, कि जो टी लाइट है उसका निर्माण किससे होता है? हिमानी निक्षेपण से होता है। हिमानी के निक्षेपण के द्वारा होता है। टी लाइट महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जो टी लाइट है वो महाद्वीपों के
विस्थापन का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट, प्लेसर निक्षेप महाद्वीपीय साम्यता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है, प्लेसर निक्षेप सोने के बड़े निक्षेपों से निर्मित है। यहाँ हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर का पता चलाना है कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। और ये आपके सामने 4 टोटल ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये जो दोनों कथन हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। देखो, पल्सर निक्षेप वस्तुतः सोने के बड़े निक्षेपों से निर्मित हुए, कि जो सोने के बड़े निक्षेप होते हैं उनको हम पल्सर निक्षेप बोलते हैं, जो कि अफ्रीका के घाना और ब्राज़ील में स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वही निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, पृथ्वी के मेंटल में संवहनीय धारा का एक तंत्र है। दूसरा कथन है, मेंटल में संवहनीय धारा रेडियो सक्रिय तत्वों से उत्पन्न तापीय विभिन्नता का परिणाम है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में आपको करेक्ट आंसर का पता चलाना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये जो दोनों के दोनों कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। कैसे हैं देखो, आर्थर होम्स ने पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहनीय धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कि जो आर्थर होम्स एक विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहनीय धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और उन्होंने बताया था कि संवहनीय धारा रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न तापीय भिन्नता से उत्पन्न होती हैं। जो संवहनीय धाराएं होती हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं? रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न तापीय विभिन्नता से उत्पन्न होती हैं। उसके बाद 10वें क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। वही कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कथन है, महासागर का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान है। दूसरा है, मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार हेतु सबसे अधिक सक्रिय हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कि यहाँ पर केवल दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है, पहला कथन यहाँ पर गलत है। देखो, महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं बल्कि उच्चावचों से युक्त संरचना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान है। तो ये बात गलत है कि जो महासागरों का अधिस्थल है वो एक विस्तृत मैदान नहीं है, बल्कि ये उच्चावचों से युक्त एक संरचना है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। कहीं पर गर्त पाए जाते हैं तो कहीं पर ऊंचे पहाड़, पठार, पर्वत आदि पाए जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर, वापस मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में कि मैं 10-10 क्वेश्चनों का सेट तैयार कर रहा हूँ। तो हम वापस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो वैसे 7वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन है यहाँ पर। वही हमें कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट है। पहला कथन है, महासागरीय नित्तल की चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। महासागरीय नित्तल की चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। दूसरा है, महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। जो महाद्वीपीय सीमा है वो महाद्वीपीय किनारा और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन तैयार किया है कि महासागरीय नित्तल की चट्टानों का निर्माण महाद्वीपीय चट्टानों के निर्माण के बाद हुआ है। यहाँ पर जो दोनों कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब क्यों है देखो कि महासागरीय नित्तल की चट्टानों का निर्माण महाद्वीपीय चट्टानों के निर्माण के बाद में हुआ है। तो इससे मतलब निकलता है कि जो महासागरीय चट्टानें हैं वो नवीन हैं और महाद्वीपीय चट्टानें हैं वो पुरानी हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित संरचनाओं पर विचार करो। पहली संरचना है, निम्नलिखित संरचनाओं पर विचार करो। पहली संरचना है मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट। दूसरा है प्रभाजक पठार। तीसरा है शहरी महासागरीय खाइयाँ। चौथा है महाद्वीपीय मग्न तट। पांचवा है पार्श्व मंडल। उपरोक्त संरचना में कौन सी विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक को संदर्भित करती हैं? मध्य महासागरीय कटक को संदर्भित करती हैं। और ये यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन है, जिनके बेस पर हमें करेक्ट आंसर का पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा मध्य महासागरीय कटक को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी है, वो मध्य महासागरीय कटक को संदर्भित करता है। सी में कौन कौन से हैं? एक तो क्या है, मध्यवर्ती शिखर का एक रिफ्ट है। दूसरा है प्रभाजक पठार है। और तीसरा पार्श्व मंडल है। मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट है, प्रभाजक पठार है और पार्श्व मंडल है। हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देखो, मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला का निर्माण करती है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है वितलीय मैदान। क्या है? वितलीय मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच अवस्थित होते हैं। जो वितलीय मैदान है वो महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच अवस्थित होते हैं। दूसरा कथन है महाद्वीपों से लाए गए अवसाद वितलीय मैदान से दूर निक्षेपित होते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें करेक्ट आंसर का पता चलाना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। कथन फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है, कथन सेकंड भी बिल्कुल सही है। अब देखो कैसे सही है। गहराई व उच्चावच के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला भाग है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे समुद्री बेसिन, तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच के क्षेत्र को वितलीय मैदान कहा जाता है। कि महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच के क्षेत्र को वितलीय मैदान कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। वो एक चौथे क्वेश्चन में भी हमें सही कथन का पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट है सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र अधिक गहराई में होते हैं। दूसरा कथन है अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर होते हैं। इन दोनों कथनों में हमें सही कथन का पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पर कोई सा भी कथन बिल्कुल सही नहीं है। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। अब ये क्यों गलत है देखो। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र के में होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहते हैं। जो प्रशांत महासागर का किनारा है वहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है, जिसकी वजह से उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कथन ए महासागरीय अधिस्थल का लगातार विस्तार हो रहा है। कथन उसके बाद है कारण आर महासागरीय परपट्टी में विभेदन से लावा दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी को दोनों ओर धकेल रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या कर रहा है।
दूसरा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है ए सही है और आर गलत है। और चौथा है ए गलत है और आर सही है। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन था। हेस ने सागरीय अधिस्थल का विस्तार के नाम से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, कि एक हेस महोदय थे, उन्होंने सागरीय अधिस्थल का विस्तार नामक एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। किसके? प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के संदर्भ में। यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। हमें सही कथन का पता चलाना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। इस सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल कई टुकड़ों में विभाजित है। इस सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडलीय प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैरती हैं। ये दो कथन है। अब यहाँ हमें सही आंसर का पता चलाना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन का विकसित रूप माना गया है। जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है उसको महाद्वीपीय विस्थापन का विकसित रूप माना गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया था और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या मॉर्गन ने की थी। क्वेश्चन बन जाता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हैरी हेस महोदय ने। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? वो की थी मॉर्गन महोदय ने। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल कई बड़े छोटे प्लेटों में विभाजित है, कि जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत था उसके अनुसार जो स्थलमंडल है वो कई छोटे और बड़े पार्टों में विभाजित है। तो यहाँ पर कुछ बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें। ये ऊपर बड़ी प्लेटें हैं, नीचे छोटी प्लेटें। देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बड़ी प्लेटें कितनी हैं, तो ध्यान रखना बड़ी प्लेट टोटल 6 हैं। कई बुकों में क्या दे रखा है कि जो अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पर तो एक माना है। सविंदर सिंह की जो बुक है उसमें उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट दोनों को एक माना है। लेकिन कुछ बुक राइटर्स हैं जिन्होंने नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट दोनों को अलग अलग माना है। लेकिन टोटल बड़ी प्लेट हैं 6। पहला है अमेरिकन प्लेट, दूसरी है अफ्रीकी प्लेट, तीसरी है यूरेशियाई प्लेट, चौथी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पांचवी है प्रशांत प्लेट, छठी है अंटार्कटिका प्लेट। तो ये हैं टोटल 6 प्लेट, जिसमें जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो क्या है? जो प्रशांत प्लेट है वो एक महासागरीय प्लेट है। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित प्लेटों में से कौन सी एक महासागरीय प्लेट है? तो जो प्रशांत प्लेट है वो एक महासागरीय प्लेट है। उसके बाद कुछ छोटी प्लेटें दी हुई हैं, ऊपर लिखा हुआ देखो छोटी प्लेटें। देखो मॉर्गन महोदय ने क्या किया था, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की थी और उसमें उन्होंने स्थलमंडल को 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों में डिवाइड किया था। 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों में डिवाइड किया था। तो जो छोटी प्लेट है उसमें सबसे बड़ी प्लेट है नाज़का प्लेट। जो छोटी प्लेटें हैं उसमें सबसे बड़ी नाज़का प्लेट है, जिसको हम सबसे बड़ी 7वीं प्लेट भी कह सकते हैं। उसके बाद कोकोसस प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट है, स्कोशिया प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, जुआन डी फोका प्लेट है, सोमाली प्लेट है, मिरी प्लेट है। तो ये टोटल 9 छोटी प्लेट हैं, जिसमें सबसे बड़ी नाज़का प्लेट है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडलीय प्लेट दुर्बलता मंडल के ऊपर क्षैतिज दिशा में तैरती है। जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत था उसके अनुसार जो स्थलमंडलीय भाग है, जिसको हम इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, वो दुर्बलता मंडल, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसके ऊपर तैर रहा है। जो स्थल मंडल है वो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है। दुर्बलता मंडल
जो मेंटल है उसमें 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। और ये है उसका एक मानचित्र प्लेटों का, जिसको आप समझ सकते हो। जहाँ पर ये प्लेटें दिखाई गई हैं, जैसे ये फायर ऑफ रिंग है, चारों तरफ ये फायर ऑफ रिंग है, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये यूरोपियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है देखो यहाँ पर है, ये जो ये वाला एरिया ना वो किसका है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एरिया है ये। और ये अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरोपियन प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट है। तो इस तरीके से इनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है, आप पढ़ सकते हो इनको। जब आप मेरे से पीडीएफ लेंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, जहाँ पर मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, तो वहाँ पर मैं आप इस मैप को भी भेजूँगा, तो आप वहाँ देख सकते हो इसको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। 7वां क्वेश्चन है, महासागरीय प्लेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी युक्त हैं और अपेक्षाकृत पतली होती हैं। महाद्वीपीय प्लेट सियालिक द्रवों से निर्मित हैं और अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। कि जो महासागरीय प्लेट हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी युक्त, अपेक्षाकृत पतली होती हैं। महाद्वीपीय प्लेट सियालिक द्रवों से निर्मित, अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। और यहाँ पर ये टोटल 4 ऑप्शन है जहाँ से हमें करेक्ट आंसर का पता चलाना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो दोनों के दोनों कथन हैं वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। देखो एक बार हम देख लेते हैं इसको। स्थलमंडलीय प्लेट पूर्णतः महाद्वीपीय, पूर्णतः महासागरीय और मिश्रित 3 प्रकार की होती हैं। जो स्थलमंडलीय प्लेट है वो पूर्णतः महाद्वीपीय हो सकती है, पूर्णतः महासागरीय भी हो सकती है और पूर्णतः मिश्रित भी हो सकती है। मिश्रित का मतलब क्या है, वो महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्रकार की भी हो सकती है, बाकी महाद्वीपीय और महासागरीय तो होती हैं। तो महासागरीय प्लेटों का निर्माण सिमेट्रिक द्रवों से होता है और जो महाद्वीपीय प्लेट हैं उनका निर्माण सियालिक द्रवों से होता है। महाद्वीपीय प्लेट सियालिक द्रवों से मिलकर बनी होती हैं, महासागरीय प्लेट सिमेट्रिक द्रवों से मिलकर बनी होती हैं। अब देखो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो महासागरीय प्लेट सिमेट्रिक हैं या फिर सियालिक हैं, महाद्वीपीय प्लेट सियालिक हैं या सिमेट्रिक हैं। देखो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जब पृथ्वी की हम आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे तो जो सबसे ऊपर की परत है उसको हम सियाल कहते हैं, फिर सीमा कहते हैं और फिर निफे कहते हैं। जब आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलता है। अब जो महाद्वीप हैं वो किस में ऊपर है महासागरों की तुलना में। महाद्वीप का जो तल है इस तरह वो महासागरीय नितल की तुलना में ऊपर उठा हुआ है या ऊपर है। तो उससे हमें पता चलता है कि जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो सियाल से निर्मित है। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित हैं। देखो यहाँ पर पता चल रहा है सिमेट्रिक, सियाल में मैग्नीशियम, सियाल में मैग्नीशियम, सियाल एल्यूमिनियम। देखो याद करने का एक तरीका है ये। तो ये इनको याद करने का एक तरीका है जिससे हम कंफ्यूज नहीं होते। सिमेट्रिक, सी में इसको आप संधि विच्छेद कर सकते हो। सिमेट्रिक का आप संधि विच्छेद करोगे तो बनेगा सी में सियाल, सिलिका और मैग्नीशियम, और सी एलिक का करोगे तो बनेगा सिलिका और एल्यूमिनियम। तो जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो महासागरीय प्लेटों की तुलना में ऊपर होती हैं, जिसकी वजह से जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती हैं और महासागरीय प्लेटें सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 है जहाँ पर हमें आपस में मिलान करना है कि कौन सा सही है। एक साइड प्लेटें दी हुई हैं और दूसरी साइड उनका प्रकार दिया हुआ है कि वो कौन सी प्रकृति की प्लेटें हैं।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो हम स्टार्टिंग से बताते हैं आपको। देखो यहीं मैं बता देता जाता हूँ। जो अरेबियन प्लेट है वो एक क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है, इसकी वजह से ये यहाँ पर गलत है। अमेरिकन प्लेट है जो एक मिश्रित प्लेट है, ये गलत है। प्रशांत महासागरीय प्लेट है क्या है, एक महासागरीय प्लेट है, ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो भी एक मिश्रित प्लेट है, यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल सही है। देखो ध्यान रखना, अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों मिश्रित प्लेट हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या है, प्रशांत प्लेट है जो एक महासागरीय प्लेट है। देखो यहाँ पर आप बिल्कुल चारों को देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कथन फर्स्ट, रचनात्मक किनारा नवीन भूप्रपट्टी का निर्माण करती हैं। जो रचनात्मक किनारा है वो नवीन भूप्रपट्टी का निर्माण करती है। उसके बाद है कारण, इस क्रम में प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं। और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में हमें पता चलाना है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तीसरा है कि ए सही है और आर गलत है। और चौथा है ए गलत है और आर सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से हमें पता चलता है कि ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं कि रचनात्मक किनारा नवीन भूप्रपट्टी का निर्माण करता है और उसका कारण कि इस क्रम में प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। देखो कैसे, देखो प्लेटों को, जो प्लेटों के अंदर जो गति होती है, प्लेटों के जो किनारे होते हैं उनमें गति होती है और उस गति को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है रचनात्मक, रचनात्मक को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं अपसारी। इसमें 2 प्लेट होती हैं, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं और उससे क्या होता है, किसी नई आकृति का रचना होती है, किसी नई आकृति का निर्माण होता है। दूसरा है विनाशात्मक, जिसको हम अभिसारी बोलते हैं। इसमें 2 प्लेट एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं। इसमें क्या होता है, जब 2 गाड़ियाँ आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, दोनों गाड़ियों में नुकसान होगा, उनका विनाश होगा। और तीसरी है संरक्षी किनारा, जब हम 2 किसी भी वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, क्या है, उनको रगड़ना है एक दूसरे का सरफेस मिला के, जैसे हम सर्दियों में हाथ आपस में मसलते हैं ना एक तरीके से, उस तरीके से हाथ मसलना है। सभी मसलते हैं सर्दियों में हाथ, तो वो सर्दियों में जो हाथ मसल रहे हैं उसमें क्या है, एक हाथ दूसरे हाथ से रगड़ खा रहा है और ये क्या है, संरक्षी किनारा है। इसमें हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। जब हम दोनों हाथों की आपस में मारते हैं तो हमारा नुकसान होता है, हमें पेन होता है। और रचनात्मक में क्या होता है, जैसे हम दोनों हाथों को यदि एक साथ रखें और उनको दूर करेंगे तो क्या होगा, बीच में गर्त का निर्माण होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट है, विनाशात्मक किनारों के सारे 2 प्लेट परस्पर अभिसरित होती हैं। इंडियन प्लेट व यूरोपियन प्लेट के परस्पर अभिसरण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं कि जब विनाशात्मक किनारे होते हैं उसमें क्या होता है, 2 प्लेट एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं। और इंडियन प्लेट व यूरोपियन प्लेट के परस्पर अभिसरण की वजह से, टकराने की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। कि जब इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट आपस में टकराई तो इनके बीच में 33 भूसन्नति थी और उस 33 भूसन्नति में क्या हुआ, मलबे का जमाव हुआ, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। देखो जब 2 प्लेट अभिसरित होती हैं तो इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे अभिसरित हो जाती है। क्या होता है कि जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है, जो भारी प्लेट है, वो हल्की प्लेट के नीचे दब जाती है। क्या होता है, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे दब जाती है। जैसे एक ट्रक में और एक कार में टक्कर हुआ तो जो कार है वो ट्रक के नीचे पिचक जाती है। क्या होता है, कार ट्रक के नीचे पिचक जाती है। कभी ऐसा देखा है आपने कि ट्रक कार के नीचे पिचक गया? नहीं।
क्योंकि यहाँ पर जो ट्रक का घनत्व था वो अधिक था और कार का घनत्व कम था। बिल्कुल सेम प्रोसेस होती है कि जब दो प्लेट आपस में अभिसरित होती हैं तो जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे अभिसरित हो जाती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, बेनी ऑफ जॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम बेनी ऑफ जॉन बोलते हैं। और देखो जो ये अभिसरण की प्रोसेस होती है वो 3 तरीके से होती है। 3 तरीके से कैसे? देखो, या तो दोनों प्लेटें महाद्वीपीय भी हो सकती हैं, दूसरी स्थिति दोनों प्लेट महासागरीय भी हो सकती हैं, तीसरी स्थिति एक प्लेट महाद्वीपीय है और एक प्लेट महासागरीय भी हो सकती है। तो जो अभिसरण की स्थिति है वो अलग अलग होती है। दोनों प्लेट महाद्वीपीय भी हो सकती हैं, दोनों प्लेट महासागरीय भी हो सकती हैं, एक प्लेट महाद्वीपीय व एक प्लेट महासागरीय भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों में बेनी ऑफ जॉन का निर्माण होगा क्योंकि भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेपित होगी। हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियाई व इंडियन प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप हुआ था। यूरेशियाई और इंडियन दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेटों के उदाहरण हैं। जो यूरेशियाई प्लेट है और इंडियन प्लेट है ये दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? महाद्वीपीय प्लेटों के उदाहरण हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वापस 1 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने बता दिया था 10-10 की सीरीज बनाई है मैंने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। विनाशात्मक किनारों के सारे रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है। दूसरा कथन है, कैलिफोर्निया के निकट अवस्थित सैन एंड्रियंस फॉल्ट रूपांतरण भ्रंश का उदाहरण है। और हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर का पता चलाना है। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखो, विनाशात्मक किनारों के सारे रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है, ये बात गलत है। रूपांतरण भ्रंश का जो निर्माण होता है वो संरक्षित किनारों के सहारे होता है। किसके सहारे होता है? संरक्षित किनारों के सहारे होता है, न कि विनाशात्मक किनारों के सहारे। ये ध्यान रखना, यहाँ पर विनाशात्मक किनारा गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? संरक्षित किनारा आएगा। कि जो रूपांतरण भ्रंश है उसका निर्माण किसके सहारे होता है? संरक्षित किनारों के सहारे होता है। कैलिफोर्निया के निकट अवस्थित सैन एंड्रियंस फॉल्ट रूपांतरण भ्रंश का उदाहरण है। जो कैलिफोर्निया के निकट सैन एंड्रियंस फॉल्ट है वो रूपांतरण भ्रंश का उदाहरण है। रूपांतरण भ्रंश दो प्लेटों को अलग करने वाला तल है। क्वेश्चन आ जाता है कि रूपांतरण भ्रंश संरक्षित प्लेट सीमाओं में होता है तो वो है क्या? तो जो रूपांतरण भ्रंश है वो दो प्लेटों को अलग करने वाला एक तल है। रूपांतरण भ्रंश में क्या कर रही हैं? दो प्लेट आपस में रगड़ खा रही हैं, तो उसमें एक ऐसा सरफेस होगा जो दोनों प्लेटों को अलग करता है, और उस सरफेस को ही क्या कहते हैं? रूपांतरण भ्रंश कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण केवल अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अपसरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। दूसरा कथन है, मध्य अटलांटिक कटक प्रसारी स्थान का उदाहरण है। हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर का पता चलाना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि केवल जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। पहला कथन यहाँ पर 100% गलत है। देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो मध्य अटलांटिक कटक है उसका निर्माण अमेरिकन प्लेट, जिसमें उत्तरी अमेरिकन प्लेट व दक्षिणी अमेरिकन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेटों के अपसरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। कि जो मध्य अटलांटिक कटक है उसका निर्माण अमेरिकन प्लेट, जिसमें उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट दोनों प्लेट इंक्लूड है, और पूर्व साइड में अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारों पर स्थित यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, जब ये एक दूसरे से अपसरित हुई तो उससे क्या हुआ? मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से हटती हैं उसको प्रसारी स्थान कहा जाता है। प्रसारी स्थान क्या होता है? प्रसारी स्थान वो होता है जहाँ से दो प्लेट एक दूसरे से अलग होती हैं, उसको प्रसारी स्थान कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक प्रसारी स्थान का एक उदाहरण है। जो मध्य अटलांटिक कटक है वो प्रसारी स्थान का एक उदाहरण है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जहाँ पर भी हमें सही कथन का पता चलाना है। स्थल मंडलीय प्लेटों में संचलन संवहन प्रवाह के परिणाम स्वरूप होता है। जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं
उनमें संचलन है जो संवहन प्रवाह के परिणाम स्वरूप होता है। पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाले ताप स्थलमंडल के प्लेट को संचारित करते हैं। पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाले ताप स्थलमंडल की प्लेट को संचालित करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये दोनों कथन है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। देखो, स्थलमंडलीय प्लेट क्षैतिज अवस्था में दुर्बलता मंडल के ऊपर संचालित होती हैं, कि जो स्थलमंडलीय प्लेट हैं वो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही हैं। संवहन प्रवाह स्थलमंडलीय प्लेट को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो संवहन प्रवाह होता है वो स्थलमंडलीय प्लेट को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी के भीतर ताप की उत्पत्ति 2 प्रकार से होती है। पहला होता है रेडियो सक्रिय तत्वों के क्षरण के परिणाम स्वरूप, और दूसरा होता है अवशिष्ट ताप। कि पृथ्वी के भीतर जो ताप की उत्पत्ति होती है वो 2 कारणों से होती है। पहला कारण है रेडियो सक्रिय तत्वों के क्षरण से के परिणाम स्वरूप, और दूसरा है अवशिष्ट ताप के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्लेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। हमें भारतीय प्लेटों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। भारतीय प्लेट की उत्तरी सीमा महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। भारतीय प्लेट की उत्तरी सीमा महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। किसके रूप में? महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में। दूसरा कथन है भारतीय प्लेट की पूर्वी सीमा एक प्रसारी स्थान है। तीसरा है इसकी पश्चिमी सीमा किर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो किर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है। हमें सही कथन का पता चलाना है यहाँ पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि जो तीनों कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। देखो कैसे सही हैं। भारतीय प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग शामिल है। जो भारतीय प्लेट है उसमें प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग शामिल है। भारतीय प्लेट की उत्तरी सीमा जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में अवस्थित है। जो भारत की जो उत्तरी सीमा है वो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में अवस्थित है। भारतीय प्लेट पूर्वी दिशा में म्यांमार के अराकानयोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। जो भारतीय प्लेट पूर्वी दिशा में म्यांमार के अराकानयोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाड़ी तक विस्तृत है। भारतीय प्लेट को पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, जो 20वां क्वेश्चन है, भारतीय प्लेट हिमालय पर्वत के सहारे निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीमा बनाती है? भारतीय प्लेट हिमालय पर्वत के सहारे किस प्रकार की सीमा बनाती है? तो वो है महाद्वीपीय अभिसरण सीमा। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और देखो उसमें होता क्या है कि जब हिमालय पर्वत का निर्माण होता है तो यूरोपियन प्लेट, जिसको हम यूरेशियन प्लेट भी बोलते हैं, और भारतीय प्लेट ये आपस में टकराती हैं, जिससे जो 33 भूसन्नति है उसमें क्या होता है, अवसादों का जमाव होता है, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो देखो यहाँ पर हम आज टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, आपको 20 क्वेश्चन ही कंप्लीट करवाएंगे। और टारगेट मैंने 25 क्वेश्चनों का लिया था, लेकिन क्या है कि यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से गांव में हूँ मैं, तो यहाँ थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ आज का जो वीडियो है वो 20 क्वेश्चनों पर ही कंप्लीट करता हूँ। तो आपको ये सभी क्वेश्चन हैं जो 20 मिनट में कंप्लीट करने हैं। साथ ही साथ आपको अपना 70% प्लस का स्कोर करना है। समथिंग आपको 14 क्वेश्चन तो सही करने ही हैं। यदि आपके 14 क्वेश्चनों से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझो आपकी प्रिपरेशन बहुत वीक है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको 14 प्लस क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे। जबकि ये पेपर तो बहुत इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कह सकता मैं इसको, तो ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकता, लेकिन सिंपल सा पेपर था ये, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता।
और चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए 3000 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा मैं यहाँ आपको। उन सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जहाँ पर मैं आपको बहुत ही गजब तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, सारी PDF देता हूँ। जैसे ये PDF है, मैंने पहले वहाँ पर डाल दिया है। अपना एनालिसिस करो, फिर उसके बाद मैं आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो बना के फिर मैं आपको डालता हूँ। तो देखो, ये था हमारा कंप्लीट। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स देखने के लिए, बाय।